पर का लिटरेरी टर्म वाला हिस्सा। तो सबसे पहले हमारे पास लिटरेरी टर्म है क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स से आप अच्छे से परिचित होंगे। क्लाइमैक्स हम बहुत बार यूज़ करते हैं फिल्मों में। ये फिल्म का क्लाइमैक्स चल रहा है। क्लाइमैक्स का मतलब होता है सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट स्टोरी का, जहाँ सबसे ज़्यादा टेंशन हो जाती है, सबसे ज़्यादा जिज्ञासा बढ़ जाती है, उस पॉइंट को हम क्लाइमैक्स कहते हैं। तो ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है ये। ग्रीक में इसका मीनिंग होता है लैडर। लैडर का मतलब सीढ़ी, जिससे हम चढ़ते हैं। तो क्लाइमैक्स एक सीढ़ी है जिसके थ्रू हम हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचते हैं। तो ये सेकंड जो लाइन है सबसे इंपॉर्टेंट, याद रखनी है आपको। इट इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ ए स्टोरी, हेयर कन्फ्लिक्ट और टेंशन रीच इज़ द हाईएस्ट पॉइंट। तो रीच इज़ टू द हाईएस्ट पॉइंट भी लिख सकते हो आप। कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है संघर्ष, टेंशन का मतलब होता है तनाव। तो यहाँ कन्फ्लिक्ट और टेंशन जो है अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुँच जाती है फिल्म में, स्टोरी में, प्ले में, नॉवल में, जहाँ भी। तो वो होता है क्लाइमैक्स। इट इज़ ए डिसाइसिव एंड टर्निंग पॉइंट। तो ये जो क्लाइमैक्स है डिसाइसिव पॉइंट है। डिसाइसिव का मतलब निर्णयात्मक, जहाँ पे कोई ना कोई डिसीजन होता है। और टर्निंग पॉइंट भी है, सारी चीज़ें बदल जाती हैं। तो एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं, हमने प्ले पढ़ा है एज यू लाइक इट। तो यहाँ पे जब रोजालिंड ऑरलैंडो को प्रॉमिस करती है शादी करने के लिए, और फीबी को भी सिल्वियस के लिए एग्री कर लेती है, तो उसको हम क्लाइमैक्स मान सकते हैं। तो कॉमेडी में क्लाइमैक्स थोड़े हल्के होते हैं, ट्रेजेडी में क्लाइमैक्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा टेंशन से भरे हुए होते हैं। ओके, इसमें 2-3 लाइनें हैं याद रखने वाली। बाकी अगर थोड़ा बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो आप अपनी तरफ से कुछ भी और ऐड कर सकते हो इसके अंदर क्लाइमैक्स को समझाने के लिए। सार ये है, ये ज़रूर लिखना आपको। नेक्स्ट हमारी लिटरेरी टर्म आती है कैटास्ट्रॉफी। कैटास्ट्रॉफी क्या है? इट इज़ द फाइनल रेजोल्यूशन ऑफ द स्टोरी। क्लाइमैक्स के बाद कैटास्ट्रॉफी आता है। तो जब सब कुछ सेटल हो जाता है, सब कुछ रिजोल्व हो जाता है, सब आपस में मिल जाते हैं, एंड हो जाता है, रेजोल्यूशन हो जाता है, तो वो कैटास्ट्रॉफी है। इट ब्रिंग्स ए लॉजिकल एंड टू द स्टोरी। तो कैटास्ट्रॉफी स्टोरी को एक लॉजिकल एंड तक पहुंचाता है, तर्कसंगत समाप्ति। इन ट्रेजिडी इट कुड बी द डेथ ऑफ हीरो। ट्रेजिडी आपको पता ही है, दुखांतिका होती है, उसका एंड दुख में होता है, सब मर जाते हैं। तो ट्रेजिडी में फिर कैटास्ट्रॉफी कैसा होगा? लास्ट में हीरो मर जाएगा। इन कॉमेडी इट कुड बी द यूनियन ऑफ ऑल द कैरेक्टर्स। और जो कॉमेडी है उसके अंदर अंत जो होता है वो सुखद होता है, सभी सेटल हो जाते हैं, सभी मिल जाते हैं। तो इसलिए चौथे पॉइंट में ये बताया गया है, इट कुड बी द यूनियन ऑफ ऑल द कैरेक्टर्स। सभी कैरेक्टर्स की यूनियन हो जाती है, मिल जाते हैं, सेटल हो जाता है सब कुछ। कैटास्ट्रॉफी 2 तरह की हो सकती है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। इतना बहुत आपके लिए। आगे आता है मिथ। मिथ एक कल्पनात्मक कहानी होती है जो सदियों से चली आ रही होती है, जो हमें पूर्वजों से सुनने को मिलती है, बहुत पुराने टाइम से लिखी हुई होती है जो, और जिसके राइटर का भी अमूमन पता नहीं होता भी किसने लिखी है। पता होता भी है, कई बार होता भी नहीं है। उसमें चमत्कारिक चीज़ें होती हैं, भगवान होते हैं, और ऐसे ऐसे कारनामे किए जाते हैं जो आम आदमी के लिए असंभव होते हैं। तो ऐसी स्टोरीज़ को हम मिथ कहते हैं। जैसे आपने कोई सीरियल देखा होगा, चंद्रकांता, पहले एक सीरियल आता था। तो चंद्रकांता जो काल्पनिक कहानी है, लेकिन उसमें बहुत बड़े स्केल पर वो कहानी लिखी गई है। उसमें चमत्कार भी होते हैं, भगवान भी होते हैं, राक्षस भी होते हैं। तो ऐसी स्टोरीज़ को हम ज़्यादातर मिथ कहते हैं, पौराणिक कहानियाँ। तो पढ़ते हैं अपने, इंग्लिश में है, मिथ इज़ ए ट्रेडिशनल और लेजेंडरी स्टोरी। तो ये ट्रेडिशनल होती है, परंपरागत रूप से चली आ रही होती है पीढ़ियों से, और लेजेंडरी स्टोरी है। लेजेंडरी का मतलब किसी एक महान व्यक्ति की कहानी बताई जाती है। इट मे बी ट्रू और इमेजिनरी और बोथ। ये सच्ची भी हो सकती है, काल्पनिक भी हो सकती है, या मिश्रण भी हो सकता है, कुछ सच्चाई कुछ काल्पनिक। ओके, जनरली इट इंक्लूड्स गॉड्स, डेमी गॉड्स, राइट्स, रिचुअल्स एंड नेचुरल फिनोमिनन एंड सुपर नेचुरल इवेंट्स। तो इसके अंदर ये चीज़ें होती हैं मिथ के अंदर। क्या क्या? भगवान होते हैं, डेमी गॉड्स, आधे भगवान होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें चमत्कारिक शक्तियाँ होती हैं, जो भगवान तो नहीं होते लेकिन भगवान तुल्य होते हैं। राइट्स, कुछ इस तरह के कर्मकांड किए जाते हैं, जैसे मंत्र जपना, मंत्र से शक्ति आ जाना, वरदान दे देना, श्राप दे देना, ये राइट्स हो गए। रिचुअल्स हो गए, तरह तरह की जो रीति रिवाज हैं वो अपनाए जाते हैं। नेचुरल फिनोमिनन दिखाए जाते हैं, उसमें प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, बड़ी बड़ी, तूफान आ गया, भूकंप आ गया, ऐसे सब कुछ चेंज हो गया। सुपर नेचुरल इवेंट्स भी दिखाई जाती है, चमत्कारिक चीज़ें भी दिखाई जाती हैं। ये सारी बातें आ गई इसमें। मिथ यूजुअली फीचर्स रूलिंग गॉड्स, गॉडेसेस, डेइटीज एंड हीरोज हैविंग गॉड लाइक क्वालिटीज़। और मिथ के अंदर जो पात्र होते हैं ना, ज़्यादातर ऐसे पात्र होते हैं जो सुपर नेचुरल होते हैं, असीम शक्ति होती है जिनके अंदर। जैसे बाहुबली फिल्म थी, तो बाहुबली में बाहुबली के पास कुछ ज़रूरत से ज़्यादा शक्तियाँ थी, तो बाद में धीरे धीरे चल के ये मिथ भी बन सकती है। तो इस तरह से जो हमारे मिथ्स हैं इंडिया के अंदर, रामायण, महाभारत और ये चीज़ें, तो ये कुछ सत्य हैं, कुछ इनमें कल्पना का भी मेल हो जाता है। तो ये धीरे धीरे मिथ्स बन जाती है। हमारे जो पुराण हैं, पुरानी कहानियाँ हैं, ये सारी मिथ्स की कैटेगरी में आ जाती हैं। ओके, जनरली इट इज़ ए स्टोरी विदाउट एन ऑथर। कभी कभी इन कहानियों के ऑथर का हमें नहीं पता होता है कि लिखी किसने कहानी, तो बहुत पुराने टाइम से चली आ रही होती हैं। तो पुराने टाइम चली आने के कारण क्या होता है, इनका स्वरूप भी बदलता रहता है। कभी किसी राइटर ने उसमें कुछ और ऐड कर दिया, कभी कुछ और ऐड कर दिया, तो ये बदलती भी रहती हैं। मिथ्स आर मोस्टली वेरी ओल्ड, और ज़्यादातर ये मिथ्स क्या होती हैं, बहुत ही पुरानी होती हैं। थोड़ा एग्जाम्पल आप याद रख लेना, पेज भरने के भी काम आएगा और याद रखने में भी ईजी है। हरक्यूलियस एंड द लॉयन, आपने हरक्यूलिस का नाम सुना होगा, ये ग्रीस का एक बहुत बड़ा योद्धा था। द बर्थ ऑफ हॉरस, द चिल्ड्रन ऑफ लिर, वाल्मीकि's कर्स, ये इंडिया में है, कर्स, श्राप। थोर्स हैमर्स, थीसियस एंड द माइनोचुअर,
आइसी सैंड और सीरीज। ये इसमें दो चार आप याद रख लेना, जो याद रखने वाली हो, जो इजीली याद रह जाए। एग्जाम्पल देते थोड़ा इंप्रेशन पड़ता है, एग्जाम्पल से बहुत कुछ क्लियर हो जाता है। अगली लिटरेरी टर्म है फेबल। फेबल मीन्स ए स्टोरी। फेबल होती हैं ऐसी स्टोरीज़ जो कुछ नैतिक शिक्षा देती हों हमें, और जिसमें पात्र जो होते हैं जानवर भी हो सकते हैं, वृक्ष भी हो सकते हैं, तारे, तालाब, ये सभी पात्र हो सकते हैं, ये बोलते हैं। यानी निर्जीव चीज़ें या जानवर हैं वो इसमें बोलते हुए दिखाई देते हैं, और इनका उद्देश्य होता है आदमी को किसी न किसी प्रकार की नैतिक शिक्षा देना। जैसे पंचतंत्र की कहानियाँ, हमारे पंचतंत्र की कहानियाँ अगर आपने पढ़ी हो तो उसमें देखोगे जानवरों की कहानियाँ होती हैं, वो जानवर आपस में बातचीत करते हैं। तो नैतिक शिक्षा देने वाली कहानियाँ होगी फेबल्स। इट इज़ अ कंसाइज एंड ब्रीफ स्टोरी। कंसाइज एंड ब्रीफ का मतलब संक्षिप्त होती है, छोटी होती है, बड़ी बड़ी कहानियाँ नहीं होती, एक पेज की हो सकती है, 2 पेज की हो सकती है। एंड गिव्स ए मॉरल लेसन, और हमें नैतिक शिक्षा देती है। इट इज़ एन एनिमल स्टोरी। जनरली एनिमल स्टोरी होती है, जरूरी नहीं है एनिमल स्टोरी ही हो, और ज़्यादातर होती हैं। द स्टोरी इज डिस्क्राइब्ड थ्रू एनिमल, प्लांट्स, फोर्सेज ऑफ नेचर एंड अदर इनएनिमेट थिंग्स। इसमें स्टोरी जो बताई जाती है ना, वो एनिमल्स के थ्रू बताई जाती है, प्लांट्स के थ्रू, इसमें कोमा लगा देना, प्लांट्स के थ्रू बताई जाती है। पेड़ भी इसमें कई बार हिस्सा लेते हैं, पात्र बन जाते हैं। फोर्सेज ऑफ नेचर हैं, जैसे तूफान है, समुद्र है, नदियाँ हैं, गर्मी है, सूरज है, चंद्रमा है, ये सारे भी बोलते हुए नजर आते हैं कई बार। और बाकी जो इनएनिमेट चीज़ें हैं, इनएनिमेट का मतलब निर्जीव चीज़ें हैं, वो भी इसमें बोलती हुई हमें दिखाई देती हैं। तो एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हो द फॉक्स एंड द क्रो। इस तरह की कहानियाँ हम पढ़ते हैं ना, शुरू में याद करते हैं अंग्रेजी सीखने के लिए, तो ये सारी फेबल्स हैं। फॉक्स एंड द क्रो, इसमें फॉक्स भी बोलती है, क्रो भी बोलता है। पंचतंत्र की कहानियाँ हैं, आइसोप टेल्स। आइसोप एक बहुत अच्छा राइटर था, पंचतंत्र की तरह इसने भी कहानियाँ लिखी हैं। एनिमल फार्म एक नया नॉवल है, जॉर्ज ऑरवेल का है। एनिमल फार्म में भी सारे जो पात्र हैं वो जानवर हैं। ओके, अब आते हैं प्लॉट पे। प्लॉट बहुत ही इंपॉर्टेंट लिटरेरी टर्म है, आ सकती है ये। तो प्लॉट को हिंदी में कहते हैं कथानक। तो एक तो कथा होती है और एक कथानक होता है। स्टोरी को किस तरीके से बताया जाना है, स्टोरी को किस तरह से डिस्क्राइब करना है, वो प्लॉट होता है। अब स्टोरी तो होगी जैसे, पर स्टोरी में कौन सी इंसिडेंट को हम पहले रखेंगे, कौन सी इवेंट को बाद में रखना है, कौन सी इवेंट को बीच में रखना है, ताकि इंटरेस्ट बना रहे, स्टोरी बताने का मज़ा भी आए, और स्टोरी में एक स्ट्रक्चर बना रहे फिक्स, उस चीज़ को हम प्लॉट कहते हैं। तो एरिस्टोटल या अरस्तु जिसको हम बोलते हैं, उसने प्लॉट को बहुत ही ज़रूरी चीज़ बताया है। पहला जो स्थान दिया ना उसने किसी भी प्ले के लिए, नॉवल के लिए, तो सबसे पहली चीज़ उन्होंने माना कि प्लॉट ही सब कुछ होता है। उसके बाद स्टोरी का नंबर आता है, उसके बाद कैरेक्टर का नंबर आता है। ये आपको याद रखना है कि एरिस्टोटल ने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस प्लॉट को दी है। एरिस्टोटल हैज़ गिवन द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस टू द प्लॉट, ओके, इन द प्ले और इन एनी नॉवल और एनी स्टोरी। प्लॉट होता क्या है? सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, यानी स्टोरी के अंदर घटनाएं होंगी बहुत सारी, कब घटना, कौन सी घटना कब घटी, वो कब बतानी है, वो है प्लॉट। कई बार क्या होता है, शुरू वाली घटना को पहले बता दिया जाता है, फिर बाद में फ्लैशबैक में चलती सारी कहानी। कई बार शुरू से शुरू होता है, तो ये सब प्लॉट का काम है। इट हैज़ ए बिगिनिंग, ए मिडल एंड एंडिंग। ये एरिस्टोटल ने बोला हुआ है कि प्लॉट अच्छा कौन सा होता है, प्लॉट के पार्ट कौन कौन से होते हैं? 3 पार्ट मेन होते हैं, ए बिगिनिंग, ए मिडल एंड एन एंडिंग। ईजी है, याद रख लेना। इट इज़ द सोल ऑफ स्टोरी। ये स्टोरी की सोल है, आत्मा है, इसके बिना स्टोरी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। तो ये एरिस्टोटल ने कहा हुआ है सब। इसके 5 पार्ट्स हैं, ये आप याद रख लेना। एक्सपोजिशन, राइजिंग एक्शन, क्लाइमैक्स, फॉलिंग एक्शन एंड रेजोल्यूशन। ये प्लॉट के 5 पार्ट हैं। एक्सपोजिशन मतलब प्रदर्शन, शुरुआत में इंट्रोडक्शन होता है। फिर राइजिंग एक्शन है, घटनाएं आगे बढ़ती हैं, अटेंशन बढ़ती है, इंटरेस्ट बढ़ता है, वो राइजिंग होता है। क्लाइमैक्स वो हिस्सा आ जाता है जहाँ सबसे ज़्यादा टेंशन हो जाती है, सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा हो जाता है। फॉलिंग, क्लाइमैक्स के बाद जो इंटरेस्ट है वो धीरे धीरे कम होता है, हमें पता लगने लगता है कि क्या होने वाला है। रेजोल्यूशन के अंदर सब कुछ सेटल हो जाता है, कहानी वहाँ खत्म हो जाती है। कैटेस्ट्रोफी, रेजोल्यूशन जो हम पहले पढ़ाए हैं, क्लाइमैक्स भी हम पढ़ाए हैं। ओके, तो प्लॉट में बेसिक चीज़ें इतनी हैं जो आपको याद रखनी है। मीटर। मीटर हम पोइम्स में कई बार मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, दोबारा देख लेते हैं। मीटर क्या है? मीटर इज द बेसिक रिदमिक स्ट्रक्चर ऑफ ए लाइन। मीटर जो है रिदमिक स्ट्रक्चर है लाइन का, कि रिदम किस तरह से चलेगी। आयम्बिक पेंटामीटर ज़्यादातर बहुत ही फेमस है मीटर में। तो उसमें पहला जो सिलेबल होता है वो अनस्ट्रेस्ड होता है, दूसरा स्ट्रेस्ड होता है। इस तरह से एक जोड़ा होता है सिलेबल का, अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड, फिर वापस अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड, फिर वापस अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड। इस तरह से 5 जोड़े बन जाते हैं अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड की, इसलिए इसको पेंटामीटर कहते हैं। क्योंकि इसमें 5 जोड़े होते हैं ना, इसलिए इसको पेंटामीटर कहते हैं। एक जोड़े को आप 1 फुट या 1 मीटर कह सकते हो। ओके, तो ये रिदमिक स्ट्रक्चर हो गया। जो आयाम्बिक पेंटामीटर ना, उसका रिदमिक स्ट्रक्चर होता है डडम 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 डडम। इस तरह से रिदम चलती है, रिदम बोलते हैं इसको, ताल को। तो ये मीटर का काम होता है। डडम है, ये रिदम है, डडम डडम, पहला अनस्ट्रेस्ड फिर स्ट्रेस्ड। इसका उल्टा भी हो सकता है, डम डा, डम डडम 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 डा। ठीक है, तो ये आयाम्बिक का उल्टा हो गया, इसको ट्रॉकी बोल देते हैं। तो पहली लाइन आपको बहुत अच्छे से याद रख लेनी है कि मीटर क्या है? बेसिक रिदमिक स्ट्रक्चर। ये 3 वर्ड याद रख लेना। मीटर इज द बेसिक रिदमिक स्ट्रक्चर ऑफ ए लाइन। आगे है इट हैज़ ए फिक्स्ड नंबर ऑफ सिलेबल्स। तो सारी कहानी सिलेबल्स की होती है लाइन में। सिलेबल होता है प्रोनाउंसिएशन की वो यूनिट जिसको हम एक बार में प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो इसमें सिलेबल जो है वो फिक्स होते हैं मीटर के अंदर। जैसे अभी मैंने उदाहरण दिया आयम्बिक पेंटामीटर का, डडम, जिसमें 2 सिलेबल हो गए, पहला अनस्ट्रेस्ड हो गया, दूसरा स्ट्रेस्ड, ड डम, इस तरह से, जैसे 5 होंगे। एंड ए फिक्स्ड स्ट्रेसिंग पैटर्न।
और एक स्ट्रेसिंग पैटर्न है जो फिक्स होता है, जैसे मैंने भी बताया डम, पहला अनस्ट्रेस्ड दूसरा स्ट्रेस्ड, तो ये पैटर्न चलता रहेगा। ऐसे 5 होंगे, अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड, इस तरह से 5 होंगे। द मोस्ट फेमस मीटर इज आयम्बिक पेंटामीटर, सबसे फेमस आयम्बिक पेंटामीटर है। बहुत सारे प्लेज, बहुत सारी पोइम्स इंग्लिश लिटरेचर में आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है। आयम्बिक पेंटामीटर में क्या होते हैं, 10 सिलेबल होते हैं, वो 5 जोड़ों में बंटे होते हैं, उनको 5 फिट कर देते हैं, और उनका पैटर्न होता है अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड। ओके, अब मीटर जो है, जैसे मैंने आयम्बिक बताया, उसकी अलावा भी और कई तरह के होते हैं, जैसे ट्रॉकी, स्पोंडी, डैक्टिलिक और एनाबेस्ट। इनका पैटर्न अलग अलग होता है। जैसे आयम्बिक पैटर्न है अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड, ट्रॉकी का हो गया स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड। इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ नाम याद रख लेना। ये द रेपिटेशन ऑफ मेट्रिकल फीट इन ए लाइन ऑफ पोइट्री क्रिएट पोइटिक मीटर, किसमें रेपिटेशन होती है, जैसे अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड था पहले, दोबारा फिर आ गया अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड, फिर आ गया अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड, ये रेपिटेशन हो गया मेट्रिकल फीट का। तो इससे पोइटिक मीटर क्रिएट होता है। और ये जो मीटर है, ये इसको हम लंबाई के आधार पे, लाइन की लंबाई के आधार पे इतने भागों में बांट सकते हैं। जैसे इसमें 1 फुट है, जैसे डम एक ही है, ये मोनोमीटर हो गया। 2 फीट है यानी 2 फीट है, यानी 2 जोड़े हैं, डडम डडम, तो ये डायमीटर यानी 2 मीटर का हो गया। 3 फीट है तो ट्राईमीटर हो गया, डडम डडम डडम, 3 हो गया। 4 हो गया तो टेट्रा, 5 हो गया तो पेंटा, 6 हो गया तो हेक्सा, 7 हो गया तो हेप्टा, 8 हो गया तो ऑक्टामीटर। तो बहुत ही ईजी है याद रखने के लिए आपको, और इससे आप पेज भी अच्छे खासे भर सकते हो, एक पेज आराम से चला जाएगा, कुछ करना भी नहीं है। ओके, एग्जाम्पल जरूर लिख के आना मीटर में, और ये एग्जाम्पल याद रख लेना, शैल आई कंपेयर दी टू ए समझ डे, ये आयम्बिक पेंटामीटर का है एग्जाम्पल, ठीक है। आयम्बिक ट्राईमीटर का, जिसमें 3 जोड़े होंगे, द इट्सी बिट्सी स्पाइडर, इसमें 3 है। आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड, इसमें 4 है, तो ये 4 का, ये 3 का और ये 5 का, और है सारे आयम्बिक ही, कोई ट्रॉकी या कोई अनापेस्ट डैक्टिलिक नहीं है, सारे आयम्बिक है इसमें, ज़्यादातर आयम्बिक में ही लिखी गई है इंग्लिश लिटरेचर। ओके, इतना याद कर लेना, बहुत आपके लिए आगे है। सोलिलिके, सोलिलिके होती है सिंगल पर्सन की स्पीच। जब नाटक हो रहा होता है स्टेज के ऊपर, तो कभी कभी कोई कैरेक्टर जो है वो सोलिलिके बोलता है। सोलिलिके का मतलब वो जो बोलता है ना, वो सिर्फ ऑडियंस के लिए होता है। आसपास जो खड़े अन्य पात्र जो होते हैं ना, वो उसको सुनते नहीं हैं, यानी प्ले में नहीं सुनते हैं। ऐसे तो उनके कान है, सुन तो रही हैं, लेकिन एक्टिंग वो इस तरह करते हैं कि वो उस चीज़ से अनजान है। वो सिर्फ हमें बता रहा है, ऑडियंस को बता रहा है कि उसका इंटेंशन क्या है। जैसे कोई विलन है मान लो, और वो मन ही मन कुछ गलत करने की सोच रहा है, और ऑडियंस को भी पता लगना चाहिए विलन के मन में क्या चल रहा है, तो फिर वो सोलिलिके का सहारा लेता है, वो सोलिलिके बोलता है, तो उससे ऑडियंस को पता लग जाता है कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन आसपास जो खड़े कैरेक्टर हैं उनको कुछ नहीं पता लगता। तो ये मन की बात होगी एक तरह से। तो इट इज ए स्पीच स्पोकन बाय ए सिंगल कैरेक्टर इन ए प्ले। सोलिलिके का मतलब ही सिंगल है, सोलिलिके सिंगल से बना हुआ है, तो स्पीच ऐसी जो सिंगल कैरेक्टर बोलता है प्ले के अंदर। इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस इनर थॉट्स एंड फीलिंग्स ऑफ द कैरेक्टर। तो ये सोलिलिके कब यूज़ किया जाता है, जब नाटककार को किसी एक कैरेक्टर के इनर थॉट्स बताने हो कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, इनर फीलिंग्स क्या है उसकी, तब सोलिलिके बोला जाता है। इट इज़ नॉट हर्ड बाय द अदर कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले। दूसरी बात ये कि जो दूसरे कैरेक्टर खड़े हैं आसपास, वो इसको सुनते नहीं है, या इस तरह की एक्टिंग करनी होती है उनको कि उन्होंने कुछ सुना नहीं। हेमलेट का अगर आपने प्ले पढ़ा हो तो उसमें हेमलेट एक कविता बोलता है, टू बी और नॉट टू बी, तो इसको एक परफेक्ट एग्जाम्पल माना जाता है सोलिलिके का। एग्जाम्पल आपको जरूर याद रखना है, बहुत इंप्रेशन पड़ता है जब एग्जाम्पल देते हो आपको, कई बार एग्जाम्पल से ही सारी बातें क्लियर हो जाती हैं। इट रिवील्स द कैरेक्टर्स स्टेट ऑफ माइंड, इसमें अपोस्ट्रोफी लगेगा, कैरेक्टर्स स्टेट ऑफ माइंड। यह सोलिलिके जो है वो कैरेक्टर के स्टेट ऑफ माइंड को रिवील करता है, यानी कैरेक्टर के दिमाग की स्थिति कैसी है, क्या सोच रहा है वो, उसके इंटेंशन किस तरह के हैं, उन चीज़ों को रिवील करता है, उजागर करता है। आगे नेक्स्ट और लास्ट है असाइड। असाइड क्या है, ये एक छोटी सी स्पीच है या कमेंट है जो एक कैरेक्टर सीधा सीधा ऑडियंस को बताता है। तो कभी कभी नाटक को आगे चलाने के लिए ऑडियंस को कुछ बताना पड़ता है, अब ये होगा, अब ये होगा, तो वो जो है उस चीज़ को हम असाइड कहते हैं। फिल्मों के अंदर भी आपने देखा होगा, कई बार पीछे से कोई बोलता रहता है, ये हो गया, वो हो गया, आगे इस तरह से होगा, आगे उस तरह से होगा, ताकि जो उसका फ्लो है वो बना रहे। अदर कैरेक्टर्स ऑन द स्टेज डू नॉट हियर इट। तो जब किसी मंच पे कोई असाइड कर रहा है, कोई हमें बता रहा है ऑडियंस को कोई चीज़ कि अब क्या होने वाला है, तो बाकी कैरेक्टर खड़े होते हैं, लेकिन वो इस तरह की एक्टिंग करनी होती है उनको कि वो कुछ नहीं सुन रहे। थ्रू असाइड ए कैरेक्टर कमेंट्स ऑन व्हाट इज हैपनिंग इन द प्ले। तो असाइड का काम यही है कि वो बता देता है कि प्ले में अब क्या होने वाला है। कुछ चीज़ें, कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनको बताकर ही एक्सप्रेस किया जा सकता है, उनको करके नहीं किया जा सकता, मंचित एक्टिंग करके नहीं बताया जा सकता। कई बार स्टोरी को जल्दी जल्दी आगे बढ़ाना होता है ना, तो हमें कुछ ना कुछ उनको डायरेक्टली बताना पड़ता है। असाइड इज ए शॉर्टर कमेंट वाइल सोलिलिके इज ए लॉन्गर स्पीच। अगर अंतर थोड़ा सा आपको जानना हो कि सोलिलिके और इसमें अंतर क्या है साइड में, तो असाइड छोटी होती है, सोलिलिके लंबी हो सकती है। असाइड रिवील करती है हिडन सीक्रेट्स और जजमेंट्स, वेयर द सोलिलिके रिवील्स मोटिव्स, इनर थॉट्स और इंटरनल स्ट्रगल्स गोइंग ऑन इन द माइंड ऑफ कैरेक्टर। यानी सोलिलिके जो है वो कैरेक्टर की इनर स्ट्रगल और उसकी इनर फीलिंग्स को बताता है। असाइड जो है वो पूरे प्ले के बारे में बताता है, प्ले में जो हिडन सीक्रेट्स चल रहे हैं, जजमेंट्स चल रही हैं, पूरे प्ले में क्या हो रहा है वो बताता है। और सोलिलिके जो कैरेक्टर बोल रहा है सिर्फ उसी की मनस्थिति को, उसी के इंटरनल स्ट्रगल को वो बताता है। ओके, तो लिटरेरी टर्म्स आपके इतने ही हैं पेपर सेकंड के अंदर, तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। ये सारे पॉइंट्स आप याद कर लेना, कुछ भी आए ये ज़रूर लिख के आना, आपके मार्क्स